खरीफ फसल में जो अपन ने नर्सरी लगा रखी है प्याज फसल की, जिसके ट्रांसप्लांट के दिन अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो अभी बहुत से किसान बहुत परेशान हैं। अब की दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, अधिकतर फसलों में पीलापन होने के साथ साथ वो सूख जाती है। और मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत से किसानों को तो यहाँ तक भी हमारे पास उनके फ़ोन कॉल्स आए या कमेंट्स आए या व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि पूरी की पूरी नर्सरी है वो नष्ट हो गई, सूख गई, ख़त्म हो गई, कट गई, गल गई। तो ये सब समस्याएं क्यों आई और इन समस्याओं से किस तरह अपन पार पा सकते हैं, तो ये सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों इसमें मैं 3 टॉपिक्स पर बात करूंगा। एक तो आपकी नर्सरी में जो इस वक्त पीलापन आ रहा है, पीलापन के साथ साथ ऊपर से सूखती हुई दूसरे तीसरे दिन वो पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। कहीं कहीं पर अपन देखते हैं पैचेस बन गए हैं, जगह जगह पर धब्बे बन गए हैं अपनी क्यारियों में, अपने खेत में। कहीं पे बिल्कुल ख़त्म हो गई है कुछ एरियाज़ में, कहीं पे बच गई है। और कुछ किसानों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके जो खरपतवार है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको किस तरह से नियंत्रण किया जाए। विशेषकर जो नए किसान हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पे ये प्याज फसल लगाने की सोची है या नर्सरी डाली है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रबी फसल की प्याज की नर्सरी कोई भी किसान पैदा कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर होता है बहुत बढ़िया मेंटेन होता है। खरीफ फसल की जो नर्सरी है उसमें 2 समस्याएं आप लोगों के सामने हमें फेस करनी पड़ती है। एक तो टेम्परेचर की, लगातार बहुत ही गर्म दिन होते हैं जैसे कि अब की दफ़ा। दूसरी, अगर बरसात ज़्यादा हो गई या फिर हमने ज़्यादा कहीं पे पानी दे दिया, ऊपर से उसमें बरसात होगी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम। तीसरी दोस्तों, अगर बात बताऊं मैं आप लोगों को कि हम उसको अगर हरा करने की सोचेंगे या फिर उसके खरपतवार को नियंत्रण करने की सोचेंगे, तो एक तो अगर खरपतवार नाशी का प्रयोग हम कर रहे हैं और कुछ थोड़ी सी मात्रा भी ज़्यादा होगी, हमारे केमिकल जो अपन यूज़ करते हैं उसमें जो टेक्निकल छिड़काव करते हैं, तो हमारी फसल है वो ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो हम खाद डालते हैं वो खाद भी, ये समझ लीजिए, जहाँ रबी फसल की नर्सरी में जो 100% काम करेगा खाद, वो इस समय की नर्सरी में मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, मात्र 30 से 40% ही काम करता है। मैंने बहुत ये चीज़ रियलाइज़ की है अभी। साथ में अगर हम उसमें स्प्रे लेते हैं, कोई भी स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, तो जहाँ पे रबी फसल की नर्सरी में अपन स्प्रे करते हैं तो उसका दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट मिल जाता है। वहीं पे इस टाइम पे अगर आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो या कोई भी फंजीसाइड यूज़ कर रहे हो, उसका रिजल्ट है वो बहुत कम आता है। कारण वही टेम्परेचर का। तो दोस्तों इसमें अब किस तरह से अपन पार पाएँ, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पीली नर्सरी क्यों पड़ रही। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जिस तरह से हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमें हॉस्पिटलाइज किया जाता है और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने पर हमें आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। कुछ दिन आईसीयू में रखने के बाद जब हमारी तबीयत सही हो जाती है, हम खतरे से बाहर हो जाते हैं, तो हमें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी तरह जो प्याज फसल की नर्सरी लगाई जाती है, तो उसके जो प्रथम जो शुरुआती 20 दिन होते हैं वो एक तरह से बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है। वो इस फसल के लिए आईसीयू होता है। अगर आपकी फसल 20 दिन, शुरुआती 20 दिन में अच्छे से आपने उसको मैनेज कर लिया और वो 20 दिन पार फसल आपकी निकल गई, तो ये समझ लीजिए कि उसका ख़त्म होने का जो खतरा है वो लगभग 70% उसमें जो ख़त्म होने की संभावना है वो ख़त्म हो चुकी होती। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 20 दिन के बाद इस फसल में, इस पौधे में, प्याज की नर्सरी में एक गांठ बनती है नीचे। ये बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों, ये हर एक किसान को पता नहीं है। अगर इन छोटी छोटी बातों को किसान समझ जाए तो बहुत सी समस्याएं ख़त्म हो जाए हमारे किसानों की। ये जो छोटी वाली गांठ है ये 20 दिन के बाद बनती है और 20 दिन के बाद ये गांठ बनने के बाद इसका जो तना है वो दिन प्रतिदिन मोटा होता चलेगा। साथ ही साथ इसमें जो नई पत्तियां हैं वो नई पत्तियां निकलती चलेगी, 1 2 फिर 3 4 यूं ही बढ़ती हुई चलेगी। और नीचे जो रूट है, इनके जो जड़ें हैं, वो जड़ें बहुत ज़्यादा ज़मीन में नीचे की तरफ चलेंगी, नई नई जड़ें नीचे से। जितनी ज़्यादा जड़ें बनेगी किसी भी फसल में, समझ लीजिए वो फसल उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन को खरपतवार नियंत्रण करना है। जब तक खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे हम, तब तक पीलापन नहीं जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों को नर्सरी में खरपतवार कहीं कहीं पे, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है कि उसमें
स्प्रे ना करके अपन हाथों से निकाल सकें तो आप हाथों से निकालिए। इस टाइम पर आप उसमें कोई भी टेक्निकल यूज़ मत कीजिए, कोई भी खरपतवारनाशी का प्रयोग मत कीजिए, कोशिश कीजिए आप अपने हाथों से निकालने की। अगर आप लोगों के पास नर्सरी ज़्यादा बड़ी है, आप निकाल नहीं सकते हो, तो आप लोगों को बताता हूँ मैं, चौड़ी पत्ती के लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5%, आप उसकी 8 ml या 7 ml, मैं आप लोगों को 7 ml ही रेकमेंड करूँगा, 7 ml पर 16 लीटर वाटर पंप में मिला के उसका स्प्रे कीजिए। अगर आप लोगों के सकरी पत्ती है, सकरी पत्ती के नियंत्रण के लिए आप 2-3 प्रोडक्ट के नाम बता रहा हूँ मैं, जो बाज़ारों में मिलते हैं। एक तो टर्गा सुपर के नाम से आती, एक हकामा के नाम से आती, एक विप सुपर के नाम से आती। इसकी आप 15 से 20 ml डोज लीजिए एक पंप में। 15-16 लीटर का जो पंप आता है उसमें आप 15 से 20 ml तक ले सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। वो लेकर आप स्प्रे कीजिए। ये स्प्रे करने के बाद दोस्तों पक्का आपकी फसल है वो एक बार पीली पड़ेगी, खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन आपकी फसल में एक बार झटका लगेगा आपकी नर्सरी में। तो अभी वो काम करने के बाद जैसे ही आपके खरपतवार खेतों में ख़त्म हो जाएं, तो अभी आपको खाद प्रबंधन भी करना है, तभी आपकी फसल है वो पीले से हरी की तरफ जाएगी। तो दोस्तों यूरिया बिल्कुल आप मत डालिए इस टाइम पे, आप डीएपी लीजिए। डीएपी में अगर आप लोगों को बताऊं तो आप 1 एकड़ के हिसाब से 30 से 35 किलो डीएपी लीजिए। अगर आप लोगों ने 1 एकड़ में नर्सरी लगा रखी है या कम लगा रखी, उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए। तो 30 से 35 किलो आप डीएपी लीजिए। डीएपी में आप, अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिससे कि आपकी जो नीचे जड़ें हैं वो ज़्यादा विकसित होंगी। तो डीएपी के साथ साथ आप क्लोरोपाइरीफॉस आप सिंचाई के साथ चलाइए, चाहे आप उसको टपक विधि से दीजिए या डीएपी में मिला के दीजिए, या जैसे भी आप दे सकते हो। क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से दीजिए। साथ ही साथ जिन किसानों की ये समस्या आ रही है, नीचे जड़ गलन की समस्या है, पौधा सूख रहा है, अपन ऊपर से स्प्रेइंग शेड्यूल क्या लेना है, तो आपको कंटिन्यू हर सप्ताह इसमें स्प्रे करना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड में बताऊँ आप लोगों को, तो इस टाइम पे आप परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन ले सकते हो, थायोमेथोक्सोम ले सकते हो, अल्फा मैथ्रिन ले सकते हो। इनके साथ आप कोई भी मिक्स कॉम्बिनेशन, जैसे कि फंजीसाइड, जो बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरुआत में जब वीडियो बनाया था आप लोगों से, मैंने एक फंजीसाइड का नाम लिया था, एज़ोस्ट्रोबिन डाइफेकोनोजोल। अगर जिन किसानों ने शुरुआत से उसको कंटिन्यू रखा होगा अपने खेतों में स्प्रेइंग में, उनके जड़ गलने वाली या ये कटने वाली या उड़ने वाली, ख़त्म होने वाली समस्याएं पौध में नहीं आई हो। इस टाइम पे अभी आप कार्बेंडिज़म मैनकोजेब आप मैनकोपी लीजिए, लिख लीजिए, कार्बेंडिज़म मैनकोजेब मेटलैक्सिल, या फिर आप थायोफेनेट मिथाइल, या फिर आप एज़ोस्ट्रोबिन डाइफेकोनोजोल। इनमें से कोई भी किसी भी कंपनी का अच्छा सा लेके बाज़ार से आइए कि स्प्रे कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों इनके बाद जो हम खाद डाल रहे हैं ना, वो खाद बहुत कम काम कर रहा है इस टाइम पे गर्मी के कारण। तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कीजिए। और सबसे बड़ी बात, NPK का जब स्प्रे करो या फिर आप इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे करो, उस वक्त आपके खेत की जो मिट्टी है उसमें नमी होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी भी अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आ रही या कोई शंका या सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हो।